हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम आगामी परीक्षा बिहार एपीओ के लॉ विधि प्रश्न पत्र से संबंधित सॉल्व टेस्ट पेपर 6 को देखेंगे, जो कि बिहार एपीओ के साथ साथ सामान्य रूप से बिहार सिविल जज एग्जाम के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण है और बिहार के अतिरिक्त एमपी, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि के जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए एक 16 वर्ष से कम आयु की विधवा बी के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने बी के साथ बलात्कार का अपराध किया है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। यहाँ शिक्षक ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ शिक्षक ने कोई अपराध नहीं किया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का वास किस मामले से संबंधित है? तो भारत में मृत्यु से संबंधित है। आंसर ये सही है। इसी मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर को बताना है। ये अधिकार किसी भी के विरुद्ध हो सकता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने सामान्य आश्रय और समान आश्रय के मध्य अंतर को स्पष्ट किया है? तो महबूब शाह बनाम किंग एम्परर के मामले में। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक लूट में कम से कम 2 व्यक्ति रहते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि लूट कम से कम एक व्यक्ति के द्वारा भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ए ने बी को सी के घर से चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया। बी ने मौका देखकर जब सी बस में चढ़ रहा था उस समय उसकी जेब को काट लिया। इसमें से सही उत्तर को बताना है कि ए चोरी के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी होगा, क्योंकि ए ने उसको चोरी के लिए दुष्प्रेरित किया था, ना कि उसकी पर्स काटने के लिए, जेब काटने के लिए। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए ये दावा किया कि वे सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने को कटवा लिया, परंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया। सपेरा किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? तो सपेरा हत्या के लिए उत्तरदायी होगा। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 6 व्यक्तियों को डकैती के लिए अभियोजित किया गया। न्यायालय ने उनमें से 2 को पहचान संदिग्ध होने के कारण छोड़ दिया। शेष 4 व्यक्तियों को केवल लूट के लिए ही दंडित किया जा सकता है, क्योंकि उनकी संख्या 5 से कम हो गई है। डकैती के लिए दंडित करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, परंतु 2 को छोड़ दिया गया, तो 4 व्यक्ति बचे, तो वो लूट के लिए दंडित किए जाएंगे। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, जेड ने दीवार से घिरे स्थान में प्रवेश कराकर ए उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार जेड किसी भी दिशा में नहीं जा सकता है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने सदोष परिरोध का अपराध किया है, जो कि धारा 340 में परिभाषित है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, डकैती का अपराध गठित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चोरी आवश्यक है, उद्धापन आवश्यक है, छल आवश्यक है। चोरी या छल दोनों आवश्यक हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? चोरी के लिए संपत्ति स्वामी के कब्जे से हटाई जानी चाहिए। ये सही नहीं है कि जरूरी नहीं स्वामी के कब्जे से हटाई जानी, किसी के भी कब्जे से हटाई जा सकती है। बाकी ए, सी, डी तीनों चोरी के आवश्यक तत्व हैं, सही हैं। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ए रास्ते में बी को मिलता है और पिस्टल दिखाता है और बी के बटुए की मांग करता है। बी इसके परिणाम स्वरूप अपना बटुआ दे देता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने लूट का अपराध किया है, धारा 390 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन सी दशा मानहानि नहीं है? लांछन का प्रकाशन, किसी मृतक पर लांछन लगाना, किसी कंपनी पर लांछन लगाना, ये सब मानहानि के उदाहरण हैं। किसी लोक सेवक के लोक आचरण के संबंध में राय देना, ये कोई मानहानि नहीं है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एक पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ मैथुन करने पर निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में उसका कृत्य बलात्कार माना जाएगा? मैथुन स्त्री की सहमति से हुआ हो, जबकि स्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम हो। यदि किसी भी स्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम है, उसने कितनी भी सहमति क्यों ना दी हो, लेकिन उसकी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। तो ऐसी दशा में 18 वर्ष से कम स्त्री की सहमति के द्वारा भी उसके साथ मैथुन किया जाता है, तो वो बलात्कार माना जाएगा। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 को, ए के घर में उसकी अनुमति लिए बिना बी प्रवेश कर ए को उसकी सफलता पर बधाई देता है। बी ने कौन सा अपराध किया है? तो बी ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ए जेड की जेब से उसका पर्स चुराने के लिए जेड की जेब में हाथ डालता है। जेड की जेब खाली थी। इस मामले में कौन सा कथन सही है? ये दोषी है और दंड का भागी होगा, क्योंकि ए ने अपराध का प्रयास किया है, जो कि धारा 511 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा?
तो दंडाविधियों की भिन्न की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा। धारा 57 स्पष्ट प्रावधान करती है भारतीय दंड संहिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक बताया गया है? तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर धारा 103 में बताया गया है। वहीं शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब है? तो धारा 100 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारतीय दंड संहिता में जालसाजी के अपराध से संबंधित कुछ अपराधों में सन 2000 के किस अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है? तो सूचना तकनीकी अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया है। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, दुर्विवाह अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 494 से कौन प्रभावित नहीं होते हैं? तो मुस्लिम वर्ग के पुरुष दुर्विवाह के अपराध से प्रभावित नहीं होते हैं। तो स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 494 मुस्लिम वर्ग के समुदाय पर लागू नहीं होती है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एक सिविल बात चलाने से बी को प्रभावित रखने एवं रोकने के लिए ए उसके घर को जलाने की धमकी देता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने आपराधिक अवित्रास किया है भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारतीय दंड संहिता की अंतिम धारा किस अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो भारतीय दंड संहिता की अंतिम धारा 511 है, जो कि अपराध करने के प्रयत्न के बारे में प्रावधान करती है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, न्यायालय का अधिकारी ए बाई को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर तथा सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि जेड बाई है, जेड को गिरफ्तार कर लेता है। इन्हें कौन सा अपराध किया है? तो इन्हें तथ्य की भूल, ए से तथ्य की भूल हुई है, तो इन्हें कोई भी अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अपराध के किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत कारावास में रखा जा सकता है? आंसर बी है, 3 माह तक रखा जा सकता है। धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 74 स्पष्ट प्रावधान करती है कि एकांत कारावास की अवधि को किसी भी परिस्थिति में 3 माह से अधिक नहीं रखा जाएगा। 73 में एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है और 74 में एकांत परिरोध एकांत कारावास की अवधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अभियुक्त व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है? तो 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दहेज मृत्यु के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत कितनी सजा दी जा सकती है? तो आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, उद्धापन का अपराध निम्न में से किसके विषय में किया जा सकता है? चल संपत्ति के विरुद्ध किया जा सकता है, स्थावर संपत्ति के, मूल्यवान प्रतिभूति, उपयुक्त सभी के विरुद्ध किया जा सकता है, एक्सटॉर्शन का ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारतीय दंड संहिता 1807 की किस धारा के अंतर्गत डकैती करने के लिए तैयारी करना दंडनीय बनाया गया है? तो धारा 399 के अंतर्गत। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत विकृत व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है? तो धारा 84 के अंतर्गत विकृत व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सुप्रीम कोर्ट का निम्नलिखित निर्णय दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 पारित करने का चरम आधार क्या था? तुकाराम बनाम राज्य के मामला। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने पर दंड निर्धारित किया गया है। धारा 193 में, 191 में मिथ्या साक्ष्य गणना, 192 में मिथ्या साक्ष्य देना, 193 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किस मामले में ये निर्णय दिया गया है कि मृत्युदंड विरल से विरंतल मामले में ही दिया जाना चाहिए? तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिया गया। आंसर डी सही है। इसी मामले में धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मानहानि हो सकती है केवल जीवित व्यक्ति के विरुद्ध? केवल जीवित व्यक्ति के विरुद्ध ये सही नहीं है। एक जीवित व्यक्ति तथा मृत व्यक्ति के विरुद्ध हो सकती है, ये सही है। एक व्यक्ति, एक कंपनी, संघ, व्यक्ति समूह के हो सकती है मानहानि। तो आंसर आपका बी एवं सी दोनों सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, दहेज मृत्यु से संबंधित धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो धारा 304 बी को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारणा नहीं किया जा सकता है? तो गंभीर उपहति का, जो कि धारा 320 में परिभाषित है, का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है। बाकी बी, सी, डी का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकतम किस अवधि तक का आदेश कर सकता है? तो आंसर डी है, 15 दिन तक आदेश दे सकता है पुलिस अभिरक्षा में रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से किसको लोक अपदूषण हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त है।
आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट आदतन लुटेरे या गृह भेदक को अपने सदाचार के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है? कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो धारा 41 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पुलिस कब वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी। CRPC सेक्शन 41। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, समन की तामील किस प्रकार की जाती है? पुलिस अधिकारी के द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा, किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, किसी के भी द्वारा की जा सकती है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत की गई सहमत संप्रहण की घोषणा को पास करने के लिए किस न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है? तो धारा 95 के अंतर्गत संप्रहण की घोषणा को पास करने के लिए धारा 96 में उच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंडादेश दे सकता है? कोई भी दंडादेश जो कि विधि द्वारा प्राधिकृत वो गलत है। आजीवन कारावास का दंडादेश ये भी गलत है। 7 वर्ष से अधिक का कारावास ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर यही सही हो जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिर्फ 7 वर्ष से अनाधिक अवधि का कारावास दे सकते हैं। अनाधिक से तात्पर्य है कि 7 वर्ष से अधिक नहीं होगा, 7 वर्ष तक ही होगा, और 7 वर्ष से कम की अवधि का कारावास दे सकते हैं। तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाने का संदेह है? तो कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सम्मन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास सम्मन को छोड़कर की जा सकती है? तो धारा 64 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी वयस्क पुरुष जो कि सदस्य है परिवार का, उससे सम्मन की तामील की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ए एक मान्य हानिकारक लेख बी के विरुद्ध जयपुर में लिखता है। लेख दिल्ली में प्रकाशित होता है। ए किस स्थान पर अभियोजित किया जाएगा? तो ए जयपुर और दिल्ली में किसी भी स्थान पर अभियोजित किया जा सकेगा। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, अपराध प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? तो तलाशी वारंट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93 में जारी किया जा सकता है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किस अपराध के लिए एक दोषित व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने को कहा जा सकता है? विधि विरुद्ध जमाव, बलवा करना, आपराधिक वित्रास, उपयुक्त सभी के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, यदि कोई व्यक्ति कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए रखता है तो उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए जुर्माना अधिकतम कितना लगाया जा सकता है? तो 1000 रुपये का लगाया जा सकता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आशंकित खतरे या न्यूसेंस रोकने के लिए कौन आदेश पारित कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट, उपयुक्त सभी कर सकते हैं। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, किसी थाने का भ्रष्ट अधिकारी FIR दर्ज करने से इनकार कर देता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार FIR का सार किसे भेजना चाहिए? तो पुलिस अधीक्षक को भेजा जाएगा, SP को। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 53, दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया दी हुई है? तो धारा 238 से 250 में वारंट मामलों के बारे में प्रावधान दिया गया है। अध्याय 19 में। नेक्स्ट है 251 से 259 तक। अध्याय 20 संबंध मामलों के विचारण के बारे में प्रावधान दिया गया है। और अध्याय 21 में 260 से 265 तक में संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल के बारे में प्रावधान दिया गया है। और डी है 225 से 237 तक। अध्याय है 18, इसमें सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो आपका आंसर वारंट मामलों के विचारण के संबंध में प्रक्रिया 238 से 250 तक में अध्याय 19 में दी हुई है। तो आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है? तो 3 वर्ष के कारावास दंडनीय अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है। 3 वर्ष से कम की सजा का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। बाकी B, C, D में संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, किस धारा में समनीय अपराधों की सारणी दी गई है? तो दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 320 में दी गई है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति अपराध
दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दी गई है? तो दंडादेशों का निलंबन या परिहार या लघुकरण करने की शक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 से लेकर 435 तक में प्रावधानित किया गया है। वहीं आईपीसी में धारा 55A में समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। वहीं भारतीय संविधान 1950 में आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई हैं। तो आपका आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण करने की शक्ति का अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 से 435 तक में प्रावधानित किया गया है सरकार को। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। यदि कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा काल क्या है? 6 माह का है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अंतर्गत सदाचार की परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है जो व्यक्ति 21 वर्ष की कम आयु का नहीं है। जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है, कोई भी स्त्री उपयुक्त सभी को छोड़ा जा सकता है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। सह अपराधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान कब दिया जा सकता है? अन्वेषण के दौरान दिया जा सकता है, जांच के दौरान, विचारणा के दौरान, उपयुक्त में से किसी के भी दौरान दिया जा सकता है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर किया जा सकता है? तो पीड़ित व्यक्ति के परिवाद पर किया जा सकता है। आंसर शेष ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। क्या किसी विवादक तथ्य के अनास्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है? सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान और विचार को साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। एक नियम ये है कि सुना सुनाया साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता है। ये न्यायालय में ये कथन करता है कि उसने बम को फटते हुए सुना जिसने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। क्या कथन ग्राह्य होगा? आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है। दस्तावेज को साबित करने के लिए कब अनुप्रमाणित साक्षी बुलाना आवश्यक नहीं होता है? जबकि वे दस्तावेज वसीयत ना हो, जबकि वे 30 वर्ष से पुराना ना हो। तो आंसर सी सही है। ए तथा बी दोनों ठीक हैं। जब दस्तावेज 30 वर्ष पुराना ना हो, वसीयत ना हो, तो किसी भी अनुप्रमाणित साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं होता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में से किसको साबित करना आवश्यक होगा? तो बैंकों का ऋण संबंधी रिकॉर्ड को साबित करना आवश्यक होगा। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। कौन सा कथन असत्य है? यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वे सभी पत्र साबित करने होंगे। सही है। यदि कोई विनिमय पत्र 3 परतों में सेट्स में लिखित है तो तीनों परतों को साबित प्रूफ करना होगा। ये सही नहीं है। अगर कोई भी विनिमय पत्र 3 परतों में सेम है तो एक पत्र को ही प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है। तो ये सही नहीं है, असत्य है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। जब तक अनुपागम साबित ना हो, उसकी माता और किसी पुरुष के विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए किसी बालक के धर्मत्व की अवधारणा विधि की अखंडनीय अवधारणा है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में प्रावधानित है कि किसी भी शिशु का विवाह के दौरान 280 दिन के भीतर अगर जन्म होता है तो वो विधि की खंडनीय अवधारणा होगी और पुत्र को जायज माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है। हस्तलिपि विशेषज्ञों की राय पर संतुष्टि के अभाव में कार्रवाई की जा सकती है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। सामान्यता विबंध का सिद्धांत लागू होता है तो पर्दानसीन महिलाओं के विरुद्ध भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। प्रथम सूचना पत्र लिखाने वाले की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना पत्र के रूप में अभिलिखित मृत्युकालीन कथन माना जा सकता है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। अभियुक्त का आचरण उस स्थान को बताए जाने के संबंध में जहां अपहृत बालक का शव प्राप्त हुआ है ग्राह्य है, धारा 8 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। किसी समाचार में कथित तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। जब कोई पक्ष अपने ही साक्षी पर प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति चाहता है तो कमिश्नर के समक्ष कौन सा विकल्प उपलब्ध होगा? तो ये पक्षकार को न्यायालय से साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए कह सकता है। धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की होस्टाइल विटनेस के बारे में प्रावधान करती है। जब साक्षी साक्ष्य देने से मुकर जाता है तो ऐसे में कमिश्नर आदेश कर सकता है 154 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए पूर्वतन लेख कथनों में सम्मिलित नहीं है। साक्षी द्वारा किसी पूर्व में अभियुक्त के रूप में किया गया कथन, साक्षी द्वारा पूर्व प्रकरण में अभियुक्त के रूप में दिया गया कथन। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है। एक बाद में एक साक्षी के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के उपरांत बाद पत्र सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए वापस किया गया। उस न्यायालय में कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व साक्षी की मृत्यु हो गई, उसकी अभिसाक्ष्य को धारा 33 में ग्राह्य माना जाएगा। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। मृत्यु की प्रत्याशा में एक व्यक्ति जो बाद में जीवित रहता है द्वारा पुलिस को दिया गया कथन होगा।
धारा 157 के अंतर्गत ग्राह्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है। ये सिद्धांत की समाचार पत्र में वर्णित तथ्यों का विवरण एक अनुश्रुति है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रकरण में से पुनरुक्त किया गया है। जोसेफ एम पुथुसेरी BTS जॉन के मामले में किया गया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्व पीठ को ये सिद्धांत की अभियुक्त द्वारा कोटावार के समक्ष की गई न्याय की 78 संस्तुति साक्ष्य में ग्राह्य होगी। किस प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रेमलाल के मामले में निर्धारित किया गया है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। कौन सा दस्तावेज बिना औपचारिक साक्ष्य के ग्राह्य नहीं होगा? चिकित्सीय प्रतिवेदन का दस्तावेज बिना औपचारिक साक्ष्य के ग्राह्य नहीं होगा। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। सामान्यता डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य के संबंध में प्रमाणीकरण आवश्यक है, जबकि मृत्युकालीन कथन इसके द्वारा अभिलिखित किया गया हो कार्यपालन मजिस्ट्रेट के द्वारा। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो धारा 27 के अंतर्गत संबंधित है। किस अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। तलाक के एक प्रकरण में पत्नी अभिवचन करती है कि प्रत्यर्थी नपुंसक है। पत्नी के आवेदन पर न्यायालय प्रत्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण का निर्देश देता है। ऐसा निर्देश विधिक रूप से अनुज्ञेय है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। साक्ष्य में प्रस्तुत एक पंजीकृत विक्रय पत्र की एक प्रमाणित प्रति केवल इस तथ्य के सबूत होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से किस निर्णय में बाल साक्षी के साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया संबंधी न्यायालय के कर्तव्यों को प्रतिपादित किया गया है? रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य के मामले में प्रतिपादित किया गया। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। साक्ष्य अधिनियम व्यवहार न्यायालय का निर्णय दांडिक न्यायालय पर सभी परिस्थितियों में बंधनकारी है, ये कथन है गलत। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। भारत में द्वैध शासन पद्धति की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को द्विसदन अर्थात राज्य परिषद एवं विधान परिषद का रूप दिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। भारतीय संविधान द्वारा उद्देशिका के विचार को कहाँ से प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से प्राप्त किया गया। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। उद्देशिका संविधान का एक भाग है? हाँ, एक भाग है। केशवानंद भारती के मामले में स्पष्ट किया गया। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अर्थों के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्य गठित कर सकती है, राज्य को क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, नामों, क्षेत्रों एवं सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। भारत में निम्नलिखित में से किसे संघ एवं नए राज्यों को शामिल करने अथवा नए राज्यों को गठित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन हेतु एक निगम राज्य होता है यदि वे सरकार का अभिकरण अथवा समाधान हो। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों के साथ असंगत अथवा उसे न्यून करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया गया है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किया गया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर नियोजित हैं, इनको न्यायालय में प्रवर्तनीय विचारधारा का नहीं बनाया गया। आंसर बी सही है, क्योंकि अनुच्छेद 37 स्पष्ट प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। झीलों का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्पष्ट तौर पर उल्लिखित उद्देश्य है? आंसर ए है मूल कर्तव्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। निम्नलिखित में से क्या अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों एवं संस्थानों का सम्मान करना, ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये भी आता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उनके माता पिता द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये मूल कर्तव्यों में नहीं आता है। जबकि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को उनके माता पिता द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A के में प्रावधान किया गया है। तो आंसर आपका सी सही है, जो कि ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार उपबंध नहीं है। सी, राज्यसभा में राष्ट्रपति के नामिती को। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि को किसके निर्वाचन में अपनाया जाता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। ऐसा व्यक्ति जो सांसद ना हो मंत्री रह सकता है, सिर्फ 6 माह तक ही रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होंगे? तो 1/3 सेवानिवृत्त होंगे। आंसर बी सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में आपने बिहार एपीओ से संबंधित विधि लॉ प्रश्न पत्र के सॉल्व टेस्ट पेपर 6 को अच्छे से समझा होगा, जो कि बिहार एपीओ के साथ साथ सिविल जज एवं अन्य राज्यों के लिए भी लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें और अच्छे से इनको समझ लें और
इन टेस्ट पेपरों को 1 से 2 बार तक अच्छे से देख लें तो आपको ये तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें कि जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी भी अपने चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। इससे कि आप हमेशा अपडेट बने रहेंगे। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ से। यार मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।